हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अपने बीएफएम के मॉड्यूल ए का यूनिट 2 और यूनिट 3 का। तो दो टॉपिक हम लोगों ने लिया है। एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं अपने सीआईबी के फ्री मॉक टेस्ट शेड्यूल के बारे में, जो कि अभी ऑनगोइंग है। ये 20 फरवरी से शुरू हुआ था और इसका आप शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस पार्टिकुलर शेड्यूल मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं और इस तरह से टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, सिलेबस के साथ एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप ये टेलीग्राम का लिंक है, चैनल का लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे जुड़ जाइए। सीआईबी मेड सिंपल करके आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, मेरा चैनल मिल जाएगा और आप इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट के बाद आपके मार्क्स का एनालिसिस भी करके बताता हूँ कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, आपको कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि आप चाह रहे हैं कि अगला बीएफएम एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना, तो निश्चित रूप से आप इस मॉक टेस्ट का हेल्प सहायता ले सकते हैं और भी लोगों तक इसे पहुँचाइए ताकि दूसरे वो लोग भी आगे इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये मॉक टेस्ट आपको संडे की सुबह 10 बजे से मंडे के शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। आप कभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस शेड्यूल को ध्यान रखेंगे, ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को। अपने एमसीक्यू का यूनिट 2 के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 है अपना बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। तो दोस्तों, ये जो एमसीक्यू सेशन है, इसका ये पर्पज़ है ताकि आपको जो भी कंसेप्ट हमने थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीख लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि जब भी ओवरबॉट पोजीशन होगा तो बैंक क्या कर सकती है जब जब ड्यू टू डैश इन रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया था ओवरबॉट का मतलब क्या होता है। ओवरबॉट का मतलब होता है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में हमने $1 ओवरबॉट कर लिया 75 रुपीज़ में। ठीक है, ये आज का रेट है, टुडेज रेट है। ठीक है, हमने क्या किया, ओवरबॉट कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लिया, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लिया। कल के डेट में मान लीजिए कि ये जो है 75 की जगह 76 हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? ये आज ये टुडे है, ये मान लीजिए टुमारो है। ठीक है, टुमारो। तो कल के डेट में मान लीजिए कि डॉलर बढ़ के 76 रुपया हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे अब सोचिए आपको प्रॉफिट क्यों है। इसलिए प्रॉफिट है क्योंकि आज नहीं खरीदते, कल आप खरीदते तो आपको 76 रुपये में मिलता है, लेकिन आज आपने 75 रुपये में ही खरीद लिया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब करेंसी अप्रिसिएट हो रहा है तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो इधर ऑप्शन बी को पढ़िए, क्या कर रहा है, कैन अर्न प्रॉफिट ड्यू टू एप्रिसिएशन इन करेंसी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द बैंक हैज ओवरसोल्ड पोजीशन द बैंक विल गेन ए रेट ऑफ फॉरेन करेंसी राइज। तो दोस्तों एक ओवरसोल्ड वाला केस लेते हैं। तो जैसे ओवरसोल्ड में मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आज $1 का वैल्यू है 75 रुपये, मान लीजिए 75 रुपीज़ है। ठीक है, और ओवरसोल्ड मतलब क्या होगा कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा इसे बेच दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमने ज़रूरत से ज़्यादा इसे बेच दिया और कल के डेट में मान लीजिए कि $1 बराबर 76 रुपया होता, तो दोस्तों यहाँ हमें लॉस है ना। आप खुद सोचिए ना कि यदि कल आप बेचते तो 76 रुपया मिलता है $1 का, और आज आपने बेच दिया तो 75 रुपया में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। ₹1 का लॉस है पर डॉलर, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ओवरसोल्ड पोजीशन में क्या है कि यदि करेंसी अप्रिसिएट होगा तो हमें लॉस होगा। जब ऑप्शन ए को पढ़िए, ओवरसोल्ड पोजीशन है, करेंसी अप्रिसिएट हो रहा है तो गेन हो रहा है, ये गलत है। ओवरसोल्ड पोजीशन है, करेंसी डिक्लाइन हो रहा है, गेन है, ये सही है। ठीक है, तो ऐसे समझना है आपको। ओवरसोल्ड पोजीशन है, लॉस डिक्लाइन, तो यहाँ कर रहा है, ये भी गलत है क्योंकि करेंसी यदि डिक्लाइन होगा तो हमें गेन होगा। अच्छा, ओवरबॉट में एक लिखा हुआ है, तो ओवरबॉट में अभी हमने देखा था ना कि इससे यही केस ले लीजिए, इसमें मान लीजिए कि 75 रुपये में हमने ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लिया और कल रेट में 76 रुपये होगा, तो हमें तो गेन है ना, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आया आपको। चलिए उसके बाद देखिए, इसी पे यही चीज़ है, मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ डीलर हैज पोजीशन दैट रिजल्ट इन गेन एज डॉलर एप्रिसिएट अगेंस्ट रुपीज़। तो आप बताइए क्या होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि जैसे डॉलर एप्रिसिएट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 75 रुपया है और कल के रेट में हो गया 76 रुपया, तो बताइए ओवरबॉट में आपको गेन होगा या ओवरसोल्ड में गेन होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको ओवरसोल्ड में गेन होगा। ठीक है, ओवरसोल्ड किसमें, $US का, तो सी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि आप 75 रुपया में बेच देंगे और कल के रेट में यहाँ पे लिखिएगा, कल के रेट में नहीं, यहाँ पे ओवरबॉट में होगा, सॉरी सी नहीं होगा, ओवरबॉट होगा, ओवरबॉट इन $US। तो कल के रेट में यदि 76 रुपया हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है, क्योंकि डॉलर एप्रिसिएट हो गया रुपीज़ के रेट, तो ये नंबर आंसर होगा इसका।
तो आपका कंसेप्ट क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने मॉक टेस्ट 2 में, तो वहाँ पे जाके इसे आप देख लीजिए। मैंने जो मॉक टेस्ट 2 का डाला है वीडियो, वहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। इसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए ओके, ये 3 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का पार्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क से कौन डिस्क्राइब करता है? तो दोस्तों एक्सचेंज रिस्क होता है अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट ड्यू टू मिसमैच इन फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन, ठीक है। तो बी नंबर सही आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं एक्सचेंज रेट को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करने के लिए दोस्तों आपको सभी लिमिट्स को यूज करना पड़ेगा, चाहे डे नाइट लिमिट हो, ओवरनाइट लिमिट हो, सिंगल डे लिमिट हो, ट्रेडिंग पोजीशन लिमिट हो, वॉल्यूम लिमिट हो, स्टॉप लॉस लिमिट हो। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सचेंज रेट रिस्क डज नॉट इंक्लूड। तो एक्सचेंज रिस्क में हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क आता है, इकोनॉमिक रिस्क आता है, ट्रांसलेशन रिस्क आता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन रिस्क, ट्रांसपोजिशन रिस्क नहीं आता है। तो थर्ड नंबर नहीं होगा। आगे देखते हैं द एक्सपोजर रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एट द करेंट रियलाइजेबल वैल्यू। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ठीक है। जब भी हम लोग अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम लोग अपने फॉरेन करेंसी, ये खासकर एमएनसीज करती है कि अपने फॉरेन करेंसी एसेट और लायबिलिटी को वैल्यूएट करती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, उसके कारण जो एक्सपोजर होता है वो होता है हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं द ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज ऑल्सो नोन एज नोशनल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो नोशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये गलत है, एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन फर्म इज कॉल्ड। तो फर्म में जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, ऑपरेटिंग, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन या बिजनेस। तो दोस्तों किसी फर्म पे यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट पड़ता है तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपोजर, दैट वी कॉल एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ठीक है। तो यदि किसी फर्म पे फॉरेन एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ठीक है। आगे देखते हैं द सेटलमेंट रिस्क कैन बी अवॉइडेड इन द सेटलमेंट सिस्टम। तो सेटलमेंट रिस्क को कैसे अवॉइड करेंगे आप? ठीक है, पहला है ऑपरेट ऑन सिंगल टाइम, बिल्कुल सही बात है। यदि आपका सेटलमेंट सिस्टम एक सिंगल टाइम और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे ऑपरेट होगा तो आपका वो होगा। फिर ऑपरेट ऑन सिंगल करेंसी बेसिस, ये भी सही है। ऑपरेट बाय डब्ल्यूटीओ और अदर इंटरनेशनल, ये भी सही है। तो दोस्तों डी नंबर होगा इसका आंसर। नहीं, इसमें क्या है कि देखिए सेटलमेंट रिस्क को करना है ना, तो सेटलमेंट रिस्क में केवल मेन ये है कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सब गलत है। और केवल आपका क्या है, सिंगल टाइम बेसिस पे हो और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे हो, ये नंबर इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यू टू द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यूरिंग टाइम योर डिफरेंस इज द ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, लीगल रिस्क। तो इसे क्या कहेंगे बताइए? तो जब भी टाइम जोन डिफरेंस के कारण आपका काउंटर पार्टी फेलियर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं यदि मान लीजिए कि फेलियर हो रहा है काउंटर पार्टी का बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह से अदर पार्टी एक्सपोज हो रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं प्री सेटलमेंट रिस्क। ऑप्शन नंबर सी। आपको यदि दोस्तों इन सभी एमसीक्यूज के पीडीएफ चाहिए तो एमसीक्यूज के पीडीएफ के लिए वो पेड मेंबर को मिलता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे, हाउ कैन यू अवेल दिस पीडीएफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्रेडिट रिस्क को कैसे, क्रेडिट रिस्क को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में। वो दो टाइप क्या है? तो पहला टाइप है दोस्तों प्री सेटलमेंट रिस्क और दूसरा है हमारा सेटलमेंट रिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को पुट इन किया है ताकि किस रिस्क को मिटिगेट कर सके? तो वो है हमारा सेटलमेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि एक पार्टी है किसी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का, ठीक है, वो जो है कुड पे आउट द करेंसी इट सोल्ड बट कुड नॉट रिसीव द करेंसी इट बॉट फ्रॉम द काउंटर पार्टी, देन इज प्रिंसिपल रिस्क सेटलमेंट इज नोन एज। बताइए यहाँ पे क्या हुआ कि एक पार्टी जो है वो उसने करेंसी जो उसने बेचा उसने पे कर दिया, लेकिन जो करेंसी इसको रिसीव करना था काउंटर पार्टी से वो रिसीव नहीं कर पाया। तो कौन सा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है? तो दोस्तों इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो है सेटलमेंट रिस्क का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बैंक जो अपना बैंक हर्स्टेड बैंक था जर्मनी का, वो फेल हुआ, वो किसका एग्जांपल है? दोस्तों वो एग्जांपल है हमारा, वो किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है हमारा सेटलमेंट रिस्क का एग्जांपल है, ठीक है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेटलमेंट रिस्क। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रिस्क ऑन सेटलमेंट इज कवर्ड बाय हर्स्टेड रिस्क। तो हर्स्टेड रिस्क में कौन सा रिस्क है? तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन है हमारा टाइम डिफरेंस रिस्क। तो टाइम डिफरेंस रिस्क मतलब कि टाइम जोन के कारण डिफरेंस जो आया था वो रिस्क था, तो वो था हमारा हर्स्टेड रिस्क। यदि आप हर्स्टेड रिस्क के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मेरे थ्योरी वीडियो को जाके देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर का, यानी यूनिट 2 का थ्योरी वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हर्स्टेड बैंक में आखिर हुआ क्या था,
ठीक है। आखिर क्यों इसे हर्स्टेड रिस्क कहा जाता है, तो इसमें बेसिकली टाइम डिफरेंस रिस्क का इन्वॉल्व था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, विच वाज द इमीडिएट काउज विच प्रॉम्प्टेड G10 कंट्री टू फॉर्म द टू यहाँ फॉर्म होगा दोस्तों, टू फॉर्म द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहते हैं इसे हम लोग। तो आखिर क्या इमीडिएट कारण था जिसके कारण G10 कंट्री ने BCBS का फॉर्मेशन किया, तो इमीडिएट काउज होगा उसका हर्स्टेड इंसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पार्टी है जो कि इंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, डॉलर के सेल में, और उसने रुपी रिसीव किया काउंटर पार्टी से, लेकिन क्या हुआ कि रिसिप्ट में डिले आ गया, ठीक है, तो इसके कारण सेटलमेंट में फेलियर आ गया, तो कैसा रिस्क हुआ यहाँ पे, तो यहाँ भी टाइम के कारण ही तो हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी रिस्क। हाँ, ये देखिए रिसिप्ट इन एक्सपेक्टेड फंड, तो यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मिसमैच वाला केस है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें लिक्विडिटी रिस्क केस में आ जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था सेल ऑफ, यहाँ पे क्या है कि वो देने के लिए सक्षम है, लेकिन उसके नॉस्ट्रो अकाउंट में डिले हुआ रिसिप्ट में, तो यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी रिस्क का केस आ सकता है। डैश रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय पुटिंग इन स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम स्पेसिफाइड कंटीजेंसी, तो जब भी आप ये वर्ड देखें स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम स्पेसिफाइड कंटीजेंसी, तो आप समझ जाए कि वो ऑपरेशनल रिस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इन केस वेयर काउंटर पार्टी इज विलिंग टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन बट अनेबल टू डू सो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू सो लिख दिए हैं, टू डू सो, यहाँ टू कर दीजिए, बट अनेबल टू डू सो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट, दिस टाइप रिस्क इन्वॉल्व दिस केस, तो दोस्तों यदि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है, तो उस केस में कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, तो दोस्तों उसमें कंट्री रिस्क होता है। मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के कारण जो रिस्क आता है, जिस कारण से काउंटर पार्टी यदि वो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए सक्षम है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण, तो वो होता है हमारा कंट्री रिस्क, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Political uncertainty in the country related to fall of the government is dash types of risk in counterparty, तो पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फॉरेस्ट रिस्क, तो दोस्तों वो होता है हमारा कंट्री रिस्क। तो जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहता है किसी कंट्री में जिसके कारण सरकार गिर जाती है, तो वो कौन सा रिस्क होता है, वो होता है हमारा कंट्री रिस्क होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लिक्विडिटी रिस्क इज रिफ्लेक्टेड एज डैश विच इज द गैप इन, तो दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क जो होता है, मैच्योरिटी का स्पेलिंग गलत है दोस्तों, यहाँ टी छूट गया है, तो लिक्विडिटी रिस्क जो है वो मैच्योरिटी मिसमैच होता है, और क्या होता है दोस्तों, कैश इनफ्लो और ये गलत है, टोटल कैश है ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सही है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो सही है, मतलब जो डिफरेंस देखिए, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि मैच्योरिटी मिसमैच के कारण आता है, और मैच्योरिटी मिसमैच किसके बीच का गैप है, तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच का गैप है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, सपोज अ बैंक इज होल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ लॉन्ग मैच्योरिटी एसेट एंड हैज फाइनेंस इट विद शॉर्ट मैच्योरिटी लायबिलिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज मोस्ट ऑब्वियस, तो यदि बैंक जो है पोर्टफोलियो होल्ड कर रही है लॉन्ग मैच्योरिटी एसेट का और उसको फाइनेंस कर रही है शॉर्ट मैच्योरिटी लायबिलिटी के साथ, तो कौन सा रिस्क सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है, तो इस केस में जो रिस्क ऑब्वियस है वो है दोस्तों हमारा लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी मिसमैच की बात हो रही है, सो लिक्विडिटी रिस्क इज इन्वॉल्व। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द काउंटर पार्टी इज द फॉरेन गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स एजेंसी एंड सच दैट फॉरेन गवर्नमेंट फेल टू अप्लाई द पेमेंट सच रिस्क इज नोन एज, तो जब काउंटर पार्टी जो है फॉरेन गवर्नमेंट है या इसकी कोई भी एजेंसीज़ हैं और ऐसे हैं कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गया अपने पेमेंट से अप्लाई करने में, तो ऐसे रिस्क को क्या कहते हैं, कंट्री रिस्क, सॉवरेन रिस्क, फॉरेन कंट्री रिस्क या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस केस में हमारा कौन सा रिस्क आता है दोस्तों, इस केस में जो हमारा रिस्क आता है वो है हमारा सॉवरेन रिस्क। ठीक है, जब काउंटर पार्टी फॉरेन गवर्नमेंट हो या इसकी कोई भी एजेंसीज हो और ऐसे हो कि फॉरेन गवर्नमेंट अप्लाई करने में पेमेंट करने में फेल हो जाए, तो हमारा रिस्क आता है सॉवरेन रिस्क आता है। अगला है सॉवरेन रिस्क कुड बी अवॉइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, सॉवरेन रिस्क को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोलिंग द मैच्योरिटी मिसमैच इन एसेट एंड लायबिलिटी, लिंकिंग ग्लोबल बुक टू सिंगल टाइम जोन, इंसर्टिंग डिस्क्लेमर क्लॉज इन डॉक्यूमेंटेशन, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉवरेन काउंटर पार्टी सब्जेक्ट टू थर्ड कंट्री जुरिसडिक्शन। तो दोस्तों देखिए, सॉवरेन रिस्क को अवॉइड करना है ना, डिस्क्लेमर क्लॉज तो एक ऑप्शन है ही, ठीक है, उसके बाद डी भी सही है कि आपका जो है मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पहला जो करा है एसेट मैच्योरिटी मिसमैच, तो उसके कारण आपका कौन सा रिस्क मेजर होगा बताइए, तो उसके कारण जो होगा हमारा लिक्विडिटी रिस्क होगा, और लिंकिंग ग्लोबल बुक टू सिंगल टाइम जोन के कारण आपका सेटलमेंट रिस्क होगा, समझ रहे हैं, और सी और डी के कारण आपका सॉवरेन रिस्क होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो कंसेप्ट क्लियर है, तो आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 में कह रहा है कि रिस्क अराइजेज ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज कॉल्ड, तो इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के एडवर्स मूवमेंट के कारण जो रिस्क आती है उसे हम लोग गैप रिस्क भी कहते हैं या इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कहते हैं, यानी बोथ होगा, तो ए और बी बोथ आर करेक्ट।
ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे रिड्यूस करें, कोलेटरल एक्सेप्ट करके, इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एडवांस। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट रिस्क को यदि आपको रिड्यूस करना है तो दोस्तों आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में या डेरिवेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप में, तो डेरिवेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप में इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव टूल यूज करना पड़ेगा ताकि आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू नॉन इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द काउंटर पार्टी इज द, उसे लीगल रिस्क कहते हैं। ठीक है, जब भी नॉन इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे का जो रिस्क होता है उसे लीगल रिस्क कहते हैं। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन एरर्स, टेक्निकल फॉल्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, फॉल्टी सिस्टम, परस्यूट ऑफ लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो इसे कहते हैं हम लोग ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, इसमें ह्यूमन एरर आया, टेक्निकल फॉल्ट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आया, फॉल्टी सिस्टम आया, तो इसे हमारा क्या है, ऑपरेशन रिस्क है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क विद इन अ बैंक इज टू द मेजर कंसर्न ऑफ, तो रिस्क मैनेजमेंट किसका सबसे मेजर कंसर्न होता है, तो टॉप मैनेजमेंट का मेजर कंसर्न होता है। ठीक है, कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए। नेक्स्ट है हु इशू इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन को कौन इशू करता है, फिडई, आरबीआई, एक्सिम बैंक, सेबी। तो दोस्तों इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन इशू करती है आरबीआई हमारी। ठीक है, आरबीआई इशूज इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन, which guidelines are issued by RBI covering various aspects of dealing room operation, code of conduct for dealer and broker, and other aspect of risk control guideline including setup of dealing room, back office, risk management code। तो बताइए कौन सा गाइडलाइन आरबीआई इशू करती है। पहला ऑप्शन है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉरेस्ट डीलिंग, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन गाइडलाइन फॉर फॉरेस्ट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन, चौथा ऑप्शन है ऐसा कोई गाइडलाइन इशू नहीं करती है आरबीआई, लेकिन फिमडा इशू करती है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने बताया कि आरबीआई इशू करती है आईसीजी। आईसीजी क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन। वो क्या करता है, जिसमें बहुत सारा एस्पेक्ट होता है डीलिंग रूम का, ऑपरेशन का, कोड ऑफ कंडक्ट का, डीलर के लिए, ब्रोकर के लिए आ गया, रिस्क कंट्रोल गाइडलाइन का अदर एस्पेक्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं मैक्सिमम इंटर पीरियड और इंटर मंथ एक्सपोजर विच अ बैंक कैन कीप आर कॉल्ड, तो बताइए इंटर पीरियड या इंटर मंथ मैक्सिमम एक्सपोजर जो बैंक रख सकती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग गैप लिमिट। उसे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, उसे कहते हैं गैप लिमिट। सही है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटर पीरियड या इंटर मंथ एक्सपोजर को हम लोग क्या कहते हैं, गैप लिमिट कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट मिनिमाइजेज एक्सचेंज रिस्क, तो एक्सचेंज रिस्क को कौन मिनिमाइज करता है, डे लाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। दोस्तों एक्सचेंज रिस्क को मिनिमाइज करता है डे लाइट लिमिट भी और ओवरनाइट लिमिट भी, सभी के सभी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग वेरियस लिमिट अंडर रिस्क मैनेजमेंट आर नॉट मैच्ड, तो कौन सा नहीं मैच है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए सही है कि ओवरनाइट लिमिट ओवरनाइट रिस्क को मैक्सिमम मिनिमाइज करता है, डे लाइट होता है मैक्सिमम एक्सपोजर जो कि डे में हम लोग फेस करते हैं, गैप लिमिट मैक्सिमम इंटर पीरियड एक्सपोजर, ये भी सही है। फिर उसके बाद काउंटर पार्टी में क्या लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट दैट अ बैंक कैन एक्सपोज सम पार्टिकुलर करेंसी, ये गलत है। करेंसी से एक्सपोज नहीं है दोस्तों, टू पार्टिकुलर काउंटर पार्टी से एक्सपोज है ना, इसलिए हमारा डी नंबर क्या है, गलत है। ठीक है, तो यही आंसर होगा, यही नहीं मैच, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट मैच कर रहा है। फिर कर रहा है क्वेश्चन क्या, रिस्क लिमिट विच ट्रिगर ऑन एडवर्स मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, तो बताइए यदि हमारा एक्सचेंज रेट एडवर्सली मूव करेगा तो कौन सा रिस्क लिमिट होता है जो कि ट्रिगर होता है। तो दोस्तों वो रिस्क लिमिट है हमारा स्टॉप लॉस लिमिट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से ए लिख दिया है, इसे सही कर लेंगे। इसी का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। आगे देखते हैं दोस्तों, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डील दैट अ डीलर कैन मेक, इसको कहते हैं दोस्तों डील, उसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम लोग डीलर लिमिट। तो जितना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डील जो कि डीलर में कर सकता है उसे कहते हैं हम लोग डीलर लिमिट। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करने के लिए बैंक कौन सा लिमिट लाती है, तो बैंक ये सभी के सभी लिमिट लाती है, डे लाइट, ओवरनाइट, सिंगल डे लिमिट, डीलर लिमिट, ट्रेडिंग पोजीशन लिमिट। तो डी आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिंग लिमिट इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा ट्रेडिंग लिमिट नहीं है, डील साइज, एक्सपोजर सेलिंग, स्टॉप लॉस, ओपनिंग पोजीशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका एक्सपोजर सेलिंग। बाकी अपना डील साइज हुआ या स्टॉप लॉस हुआ या ओपनिंग पोजीशन हुआ, ये सभी के सभी ट्रेडिंग लिमिट है फॉरेन एक्सचेंज कंटेक्स्ट में, फॉरेन एक्सचेंज कंटेक्स्ट में, लेकिन बी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अ ट्रेडर टू मिनिमाइज हिज ओपन पोजीशन रिस्क, तो किसी भी ट्रेडर को यदि ओपन पोजीशन रिस्क को मिनिमाइज करना है तो कौन सा स्ट्रेटजी बेस्ट है। पहला कह रहा है ही हैज़ टू स्टॉप बाइंग मोर फॉरेन करेंसी, दूसरा कह रहा है ही हैज़ टू अक्यूमुलेट मोर फॉरेन करेंसी, तीसरा कह रहा है ही मस्ट सेल्फ रेगुलेट हिम बाय इम्पोजिंग सम लिमिट, चौथा कह रहा है रिस्क इज अ रिस्क ही मस्ट एंड्योर एट एनी कॉस्ट। तो बताइए ओपन पोजीशन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ओपन पोजीशन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उसे रेगुलेट करना पड़ेगा कुछ लिमिट्स डाल के। हमने देखा है ना कि बहुत सारे लिमिट्स को हम लोग इम्पोज करते हैं और इस प्रकार हम लोग ओपन पोजीशन रिस्क से क्या सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
CCIL क्लियर एंड सेटल, रेपोज एंड CBLO, गिल्ड्स, इंटरबैंक फॉरेक्स डील, ऑल ऑफ दिस। तो CCIL सभी की चीज़ों को सेटल करती है, चाहे वो अपना रेपो रेट हो, CBLO हो, गिल्ड हो या आपका इंटरबैंक की फॉरेक्स डील हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, CCIL सेटअप करती है। उसके बाद दोस्तों CCIL टेक्स ओवर द सेटलमेंट रिस्क फॉर विच इट क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ रिसोर्स। तो CCIL किस रिस्क को डील करती है, याद रखिएगा, CCIL डील करती है सेटलमेंट रिस्क को, ठीक है। और दोस्तों उसके लिए लार्ज पूल ऑफ रिसोर्स क्रिएट करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंटीजेंसी फंड, मार्केट डेवलपमेंट फंड, बफर रिजर्व और लास्ट है सेटलमेंट गारंटी फंड। तो याद रखिएगा CCIL जिस फंड को क्रिएट करती है उसे हम लोग कहते हैं सेटलमेंट गारंटी फंड, शॉर्ट में इसे हम लोग SGF भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो CCIL सेटलमेंट रिस्क के ऊपर लेती है और इसके लिए लार्ज पूल ऑफ रिसोर्स क्रिएट करती है, जिसे हम लोग कहते हैं SGF। SGF क्या होता है, सेटलमेंट SGF होता है दोस्तों सेटलमेंट गारंटी फंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं CBLO इज अ डैश मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय डैश। तो दोस्तों CBLO जो है एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसे इशू कौन करती है, इसे इशू करती है हमारी CCIL, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय CCIL। द फंड विच CCIL क्रिएट टू कवर आउटस्टैंडिंग ऑफ एनी पार्टिसिपेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज नोन एज। तो बताइए वो फंड का क्या नाम है जो कि CCIL क्रिएट करती है जैसे वो किसी पार्टिसिपेंट के आउटस्टैंडिंग को कवर कर सके डिफॉल्ट के केस में। तो अभी हमने देखा उसे कहते हैं SGF। SGF क्या होता है दोस्तों, SGF होता है हमारा इसका फुल फॉर्म वही मैंने बताया था आपको, सेटलमेंट गारंटी फंड, सेटलमेंट गारंटी फंड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं विच प्ले द क्रूशियल रोल ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी CCP इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज USD INR फॉरेक्स एक्सचेंज बोथ स्पॉट एंड फॉरवर्ड लेजमेंट एंड कोलेटरल बॉन्डिंग। तो कौन सा क्रूशियल रोल प्ले करता है, सेंट्रल काउंटर पार्टी का इन सभी की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, फॉरेक्स एक्सचेंज में, CBLO में। पहला है NPCIL, दूसरा है DFHI, तीसरा है CCIL और चौथा है SHCIL। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो मार्केट्स का नाम याद रखिएगा, CBLO मार्केट हो, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग मार्केट हो, ठीक है, USD INR फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, ये सभी के सभी मार्केट हो। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेरिवेटिव होता है उसका वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है। पहला है द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन, दूसरा है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, तीसरा है फिम्डा और चौथा है फिडई। तो डेरिवेटिव का जो वैल्यू डिराइव होता है दोस्तों वो अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है। द वैल्यू ऑफ, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, डेरिवेटिव के डेफिनेशन में ही है कि डेरिवेटिव का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू डिराइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू डिराइव होता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर। ऑप्शन ए इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी डिवेंचर, ऑप्शन डी अंडरलाइंग एसेट। तो डेरिवेटिव का जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू डिराइव होता है अंडरलाइंग एसेट के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखते हैं विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो दुनिया का विश्व का सबसे पहला एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज, द चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज, संघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड, तो हमने देखा कि इसका करेक्ट आंसर चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है इफ 1 ईयर इंटरेस्ट रेट इज 2% इन US एंड 10% इन इंडिया और करंट USD पर INR रेट दिया हुआ है 64, तो आपको बताना है कि 6 मंथ फ्यूचर रेट कितना होगा। तो यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला यूज करना है P × R/T/100। तो P की जगह स्पॉट रेट ले लीजिए, R की जगह इंटरेस्ट रेट डिफरेंस ले लीजिए, तो 10 - 2 कितना होगा, 8 होगा। और T की जगह देखिए T में पूछ रहा है 6 महीना, तो 6 महीना को 1 साल में बदल दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर मिलेगा आपको 60 नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है, 66.53 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें 64 में जोड़िए तो आपका 66.53 आएगा। चलिए ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारा सेट ऑफ क्वेश्चन मॉड्यूल MCQ का यूनिट 2 से। हम लोग दोस्तों आते हैं MCQ के यूनिट 3 के MCQs पे। यूनिट 3 हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट, ठीक है। आइए इसके MCQs को देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले MCQ के साथ। पहला क्वेश्चन है लोरो अकाउंट क्या होता है, माई अकाउंट विथ यू, मिरर अकाउंट ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विथ मी, हिज अकाउंट विथ थर्ड बैंक। तो लोरो अकाउंट होता है हिज अकाउंट विथ थर्ड बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिरर अकाउंट इज अ शैडो अकाउंट ऑफ, ऑप्शन ए भॉस्ट्रो, लोरो, नॉस्ट्रो, ऑल देगा। तो मिरर अकाउंट किसका शैडो अकाउंट होता है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट का शैडो अकाउंट होता है, तो सी नंबर होगा। नेक्स्ट है SBI अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी इन US डॉलर इज कॉल्ड। तो SBI का अकाउंट है सिटी बैंक के साथ न्यू जर्सी में US डॉलर में, तो उसे क्या कहेंगे, नॉस्ट्रो, भॉस्ट्रो, लोरो या मिरर। तो बताइए क्या कहेंगे उसे। तो SBI का सिटी बैंक के साथ न्यू जर्सी में लोरो अकाउंट है,
तो इस कॉल्ड डैश अकाउंट, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, उसे कहेंगे हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट। वो नॉस्ट्रो अकाउंट किसके लिए होगा, SBI के लिए होगा, ठीक है। और वही अकाउंट सिटी बैंक के लिए क्या होगा, वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। आगे देखते हैं, SBI क्या कर रहा है कि US डॉलर मेंटेन कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क के साथ, और जहाँ पे इसके ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर रहा है, और अपने एंट्री में जो कि मुंबई में बुक है उसमें ये एंट्री भी डाल रहा है। तो किस अकाउंट में एंट्री डालेगा, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका, तो दोस्तों वो डालेगा अपने किस अकाउंट में बताइए, तो वो डालेगा अपने नॉस्ट्रो में डालेगा क्या, नहीं नॉस्ट्रो में डालेगा, मिरर अकाउंट में डालेगा। तो मिरर अकाउंट को कहते हैं ना शैडो अकाउंट, तो इसीलिए कहते हैं, तो डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, SBI अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी इन US डॉलर फॉर सिटी बैंक इज कॉल्ड। तो सिटी बैंक के लिए अकाउंट क्या कहलाएगा, सिटी बैंक के लिए कराएगा वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। आगे देखते हैं, SBI अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी यूज द बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा दिस इज अकाउंट इज कॉल्ड। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा यूज कर रही है ना, उसके लिए अकाउंट कहलाएगा लोडो अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट का क्या मतलब है, एन अकाउंट ओपन, तो देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट सिटीजन नहीं ओपन करते, तो ये और ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट कौन ओपन करता है, इंडियन बैंक ओपन करता है इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में, और उन्हीं के करेंसी में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं इंडियन बैंक को, फॉरेन बैंक भी ओपन कर सकता है अपने देश में, ठीक है। लेकिन क्या है कि जिस दूसरे कंट्री में यदि हम इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, ओपन करते हैं, तो उन्हीं के डोमेस्टिक करेंसी में ये ओपन होता है, यानी हमारे लिए वो फॉरेन करेंसी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, अकाउंट बिल फॉर रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। अकाउंट ऑफ फॉरेन बैंक विद इंडियन बैंक, करंट अकाउंट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी मेंटेन बाय बैंक विद कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक इन द होम कंट्री ऑफ द करेंसी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बताइए नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा सी नंबर। नॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली करंट अकाउंट है, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटेड रहता है फॉरेन करेंसी में, डिनोमिनेशन क्या रहता है इसमें, फॉरेन करेंसी, मेंटेन बाय बैंक विद कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक इन होम करेंसी, सी नंबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन। डेट ऑफ रियलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा क्रेडिट इन जो हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है एक्सपोर्ट बिल का, वो होता है डेट ऑफ क्रेडिट इन नॉस्ट्रो अकाउंट, तो डी नंबर आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेज इन नॉस्ट्रो अकाउंट सबमिटेड टू द RBI इन डैश फॉर्म। तो बताइए स्टेटमेंट जो हमारा नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस होता है वो RBI को किस फॉर्म में सबमिट होता है, तो उसे कहते हैं XOS फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, XOS, सॉरी उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आर रिटर्न फॉर्म, यहाँ गड़बड़ हो गया, XOS नहीं कहते उसे हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं आर रिटर्न फॉर्म। तो उससे कहते हैं हम लोग आर रिटर्न फॉर्म, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, इंडिया वर्किंग विद फॉरेन गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो जो भारतीय फॉरेन गवर्नमेंट पे वर्क कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, PIO, NRI, रेजिडेंट इंडियन या फॉरेनर। तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग NRI, यानी कि जो ऐसे भारतीय जो कि दूसरे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, NRI यूज किया जाता है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन यूज किया जाता है। ए इज एन इंडियन हु नॉट सेटल्ड इन UK। तो दोस्तों इसे हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने मॉक वाले वीडियोज़ में। इसका करेक्ट आंसर है पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों ए का स्टेटस जरा देखिए, ये भारतीय है जो कि UK में सेटल हो गया, तो ये तो NRI है ना, NRI कौन सा अकाउंट खोल सकता है, तो NRI जो है NRE, NRO, FCNRB तीनों खोल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों NRE अकाउंट का जो ज्वाइंट अकाउंट होता है वो किसके साथ ओपन होता है, तो दोस्तों देखिए, दो या दो से ज़्यादा NRI तो खोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट सही है, ठीक है। लेकिन रेजिडेंट के साथ ज्वाइंटली नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। लेकिन ज्वाइंटली रेजिडेंट खोल सकते हैं फॉर्मर सर्वाइवल बेसिस पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 और 3, बी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, NRE अकाउंट कैन बी ओपन डैश। NRE अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, सेविंग, करंट, फिक्स डिपॉजिट। तो बताइए NRE अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं, तो NRE अकाउंट को जो है हम लोग तीनों तरह से ओपन कर सकते हैं, चाहे सेविंग हो, चाहे करंट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टैक्सेबिलिटी क्या स्टेटस है NRE अकाउंट में, तो इंटरेस्ट इनकम, तो बताइए क्या है, तो NRE अकाउंट में क्या है कि जो इनकम अर्न होता है वो जो होता है इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है, और दूसरी बात की जो बैलेंस है वो भी वेल्थ टैक्स से एग्जम्प्टेड है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द अकाउंट दैट टूरिस्ट विजिट इंडिया कैन ओपन। तो कोई भी टूरिस्ट यदि भारत आ रहा है तो वो खुलवा सकता है NRO अकाउंट, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द मिनिमम पीरियड ऑफ NRE टर्म डिपॉजिट इज। NRE टर्म डिपॉजिट का मिनिमम टाइम पीरियड कितना है बताइए, मिनिमम टाइम पीरियड है 1 ईयर,
एनआरई टर्म डिपॉजिट का जो मिनिमम टाइम पीरियड है दोस्तों वो कितना है, वो है 1 ईयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। इंटरेस्ट अर्न ऑन बॉन्ड्स इन्वेस्टेड बिफोर गेटिंग एनआरई स्टेटस कैन बी क्रेडिटेड टू। तो जो बॉन्ड वैसा बॉन्ड जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है एनआरई स्टेटस से पहले, उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे किस अकाउंट में? उसको क्रेडिट करते हैं एनआरओ अकाउंट में। ठीक है, उसे क्रेडिट करेंगे कहाँ पे? एनआरओ अकाउंट में। मैक्सिमम फंड विच में बी रेमिटेड बाय एनआरआई और पीआईओ फ्रॉम द बैलेंसेज ऑफ एनआरओ अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन इज। तो बताइए कितना मैक्सिमम फंड रेमिट किया सकता है एनआरआई या पीआईओ के द्वारा जो भी एनआरओ अकाउंट का बैलेंस है उसमें से? तो वो है दोस्तों 1 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, जो दो बैंक के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें म्यूचुअल अकाउंट है एक दूसरे के साथ, उसे क्या कहते हैं? तो उस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड बाय कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक विदाउट हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप विद अदर बैंक। तो बिना अकाउंट रिलेशनशिप हुए इनमें से कौन सा सर्विस ऑफर किया जा सकता है? क्लियरिंग हाउस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, कलेक्शन सर्विस, बैंकर एक्सेप्टेंस। तो देखिए ऊपर के जो तीनों सर्विसेज हैं, क्लियरिंग हाउस वाला, इन्वेस्टमेंट वाला और कलेक्शन वाला, तो ये तीनों में क्या है कि ये तीनों अकाउंट के सर्विस है। लेकिन जो चौथा सर्विस है बैंकर एक्सेप्टेंस, ये अदर सर्विस है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अकाउंट रिलेशनशिप हो। ठीक है, लेकिन इन तीनों में क्या है कि अकाउंट रिलेशनशिप होना जरूरी है, बट इन द फोर्थ वन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट सर्विस कैन बी कैरिड इन द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में कौन सा अकाउंट सर्विस जो है कैरी किया जा सकता है? क्लियरिंग हाउस, कलेक्शन, पेमेंट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी। तो ये चारों का चारों किया जा सकता है दोस्तों। तो आंसर, और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट सर्विस बताइए क्या होगा? तो दोस्तों देखिए अकाउंट सर्विस से पूछा है ना। ठीक है, तो अकाउंट सर्विस में पूछा है आपसे क्या होगा? तो इसमें से देखिए पांचों का पांचों, क्लियरिंग, कलेक्शन, पेमेंट, ओवरड्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट, ये पांचों का पांचों जो है अकाउंट सर्विस से ही रिलेटेड है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी ओपन इन अ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में अपना देखिए ये तीनों को ऐसे ही छान दीजिए, एनआरई में आर है रुपी होगा, एसएनआर में आर है रुपी होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा, बस बचा एफसीएनआर, तो वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए एस का मतलब क्या होता है एसएनआर में? तो एस का मतलब होता है दोस्तों, एसएनआर का फुल फॉर्म आपको पता है ना? एसएनआर का फुल फॉर्म देखिए क्या है, मैं बताता हूँ, वो है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। तो एस से होता है स्पेशल, ऐसे क्या होता है दोस्तों? एस से होता है हमारा स्पेशल। चलिए ये समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज और फ्रीली रिपेट्रेबल। तो इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो फ्रीली रिपेट्रेबल है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए कि फ्रीली रिपेट्रेबल कौन सा है? तो वो अपना है एनआरई और एफसीएनआर, यानी कि डी नंबर सही होगा। ठीक है, तो एनआरई और एफसीएनआर फुली रिपेट्रेबल है और एनआरओ अकाउंट में नॉन रिपेट्रेबल है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ऑल करंट इनकम, और वो उसमें लिमिट कितना है? 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ सेविंग अकाउंट? एफसीएनआर, एनआरओ, एनआरई, बोथ पीएनसी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो एफसीएनआर अकाउंट है वो केवल और केवल टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता नहीं है। तो ये तो होगा नहीं, बचा बी और सी, दोनों का तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ टर्म डिपॉजिट अकाउंट इन एफसीएनआर अकाउंट। तो वो होता है हमारा 5 साल। ठीक है, कितना होता है? 5 ईयर्स। ओके, मिनिमम होता है 1 ईयर, मैक्सिमम होता है 5 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट लोन कैन नॉट बी गिवन आउटसाइड इंडिया। तो बताइए किस तरह के अकाउंट में आप भारत से बाहर लोन नहीं दे सकते? एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर कैन नॉट बी ओपन इन एनी। तो दोस्तों एनआरओ में आप नहीं दे सकते ना, क्योंकि एनआरओ में जो पैसा जमा है वो क्या है कि भारत में जमा हुआ है। ठीक है, भारत का पैसा है, इसीलिए आप उस पर लोन बाहर के देशों में नहीं दे सकते। लेकिन और समय क्या है कि ऑथराइज डीलर अपने ब्रांचेस को अलाउ कर सकती हैं कि वो लोन ग्रांट करे किसी भी नॉन रेजिडेंट डिपोजिटर को, थर्ड पार्टीज को, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिपोजिटर ऑफ बोनाफाइड पर्पस। हाँ, लेकिन इसको क्या रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप पर्पस बताइए कि जिस कारण से सिक्योरिटी फंड हेल्ड इन एनआरई एफसीएनआर अकाउंट इन इंडिया। तो मिल सकता है एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में बाहर के काम के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन सेम चीज़ एनआरओ में नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बताइए, इंटरेस्ट अर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो टैक्स एग्जेम्पशन किस में है ये पूछ रहा है आपसे। तो बताइए एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर। तो टैक्स एग्जेम्पशन है दोस्तों आपको एनआरओ में, है ना? आपको पता है एनआरओ में आपका टैक्स एग्जेम्पशन है। सॉरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सॉरी, टैक्स एग्जेम्पशन है अपना एनआरई और एफसीएनआर में। एनआरओ में टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा बी और सी, यानी डी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। बी का मतलब क्या है एफसीएनआर में? तो बी का मतलब है बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट आर द अकाउंट दैट टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया कैन ओपन। टूरिस्ट जो भारत विजिट कर रहा है वो एनआरओ अकाउंट खुलवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान नेशनैलिटी रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ। तो जो इंडिविजुअल पाकिस्तान के हैं उनको यदि अकाउंट खुलवाना है तो उसको किसका अप्रूवल चाहिए? उसका अप्रूवल चाहिए RBI का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों SBI US डॉलर अकाउंट मेंटेन कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। जब वो ट्रांजेक्शन कंडक्ट करता है तो वो अपने बुक में भी एंट्री करता है, तो उस अकाउंट को क्या कहते हैं? इस अकाउंट को हम लोग मिरर अकाउंट कहते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द करेंसी अकाउंट बैच? तो नॉस्ट्रो योर अकाउंट विद अस, वॉस्ट्रो देयर अकाउंट विद देम, लोरो आवर अकाउंट विथ यू, सब गलत है ना। नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू, वॉस्ट्रो मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस, लोरो मतलब होता है देयर अकाउंट विद देम। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? आरटीजीएस सिस्टम अलाउ इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर विदाउट नेटिंग, नेट सिस्टम अलाउ इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर विदाउट नेटिंग, नेट सिस्टम अलाउ इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर विथ नेटिंग, आरटीजीएस सिस्टम अलाउ इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर विथ नेटिंग। देखिए नेट में नेट सेटलमेंट है पहली बात, आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो यहाँ पे विदाउट नेटिंग तो सही है और ये इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था, इसको हम स्किप कर रहे हैं। हाँ, जो भी हमारा फंड है एनआरओ अकाउंट में उसको रिपेट्रिएट कर सकते हैं, तो वो है अपना $1 मिलियन US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स पेमेंट के बाद कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लोन कैन बी गिव अलाउड टू एनआरओ अकाउंट अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों अपने क्वेश्चन वाले वीडियोज़ में, मॉक टेस्ट वाले वीडियोज़ में। इन द इवेंट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और देन एग्रीकल्चर लैंड फार्म हाउस प्लांटेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, तो जो रिपेट्रेशन ऑफ सेल प्रोसीजर वो कितना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तक रिस्ट्रिक्टेड है दोस्तों? वो है 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट एनआरआई कैन मेक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन ट्रेजरी बिल ऑन नॉन रिपेट्रेशन बेसिस? नॉन रिपेट्रेशन बेसिस पे कोई सेलिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सिक्योरिटी परचेज बाय एनआरआई ऑन नॉन रिपेट्रेशन बेसिस व्हेन सोल्ड कैन बी क्रिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन रिपेट्रेशन बेसिस का है और उस पर सिक्योरिटी एनआरआई ने परचेज किया। ठीक है, तो जब बेचा जाएगा तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? जो सिक्योरिटी बेचेगी ना, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो दोस्तों वो हमारा होगा एनआरओ अकाउंट। जब भी नॉन रिपेट्रेशन की बात आई तो आप समझ जाइए कि वो हम लोग बात कर रहे हैं किस अकाउंट की? तो एनआरओ अकाउंट की बात कर रहे हैं। और एफसीएन और एनआरई अकाउंट में हमारा क्या होता है? रिपेट्रेशन होता है। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनआरआई इन इंडिया नॉन रिपेट्रेशन बेसिस cannot be repatriated at full, cannot be repatriated in full, only net interest income can be repatriated। मतलब समझिए कि कोई भी एनआरआई है उसने भारत में निवेश किया, उस पर जो इंटरेस्ट या इनकम उसने अर्न किया नॉन रिपेट्रेशन बेसिस पे, तो नाम ही नॉन रिपेट्रेशन, ये अभी तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, कैन बी रिपेट्रेटेड आफ्टर लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब देखिए क्या है कि इसमें क्या है कि इसको आप फुल में नहीं रिपेट्रेट कर सकते, क्योंकि नाम ही है इसका क्या है? नॉन रिपेट्रेशन। आपको टीडीएस देना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एज सोर्स। उसके बाद है दोस्तों, कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो इन्वेस्ट किया कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल ऑफ द फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इन इंडिया ऑन नॉन रिपेट्रेशन बेसिस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो अमाउंट इन्वेस्टेड इज रिसीव बाय इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू बैंकिंग चैनल, इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट, द अमाउंट रिसीव थ्रू अ रिलेटिव इन इंडिया, और लास्ट का है द डैश ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न इज इन प्रिंट मीडिया बिजनेस। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो इनवर्ड रेमिटेंस बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया गया है। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो ये हम लोगों ने देख लिया है, कोई सेलिंग नहीं है इस पर। ठीक है, एनआरओ अकाउंट के बारे में क्या सही है? एनी पर्सन हु रेजिडेंट कैन ओपन द अकाउंट, एनी पर्सन रेजिडेंट नेपाल टर्म कैन ओपन, एडिशनल प्रेफरेंस इंटरेस्ट फॉर स्टाफ पोजीशन नॉट अवेलेबल, और नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन रिपेट्रेशन ऑफ फंड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट। तो एक आ रहा है कोई भी पर्सन जो कि भारत के निवासी है वो एनआरओ अकाउंट खुलवा सकती है, तो गलत है। ठीक है, एनी पर्सन रेजिडेंट नेपाल, ये भी गलत है। एडिशनल प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट फॉर स्टाफ डिपॉजिट नॉट अवेलेबल, और लास्ट है नो रिस्ट्रिक्शन इन रिपेट्रेशन ऑफ फंड, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो सही कौन सा है? सही है सी, कोई भी स्टाफ डिपॉजिट पे कोई भी एडिशनल प्रेफरेंस इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, बैंक जो है एनआरओ को परमिट करती है, वो सीलिंग कितना है बताना है हमको, तो सीलिंग तो बताइए ना कि एनआरओ अकाउंट से $1 मिलियन का सीलिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा डेबिट एनआरओ अकाउंट में नहीं एप्लीकेबल है? पहला है ट्रांसफर ऑफ रिपेट्रेबल अमाउंट टू एनआरई अकाउंट, फिर रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और करंट इनकम लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, फिर रेमिटेंस रिप्रेजेंटिंग सेल प्रोसीड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज टू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी नहीं अलाउड है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच अकाउंट है कैन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया and having business interest in India often with authorized dealer for the purpose of putting through bona fide transaction in rupees, तो उसे कहते हैं हम लोग स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है द टाइप ऑफ अकाउंट दैट आर मेंटेन इन इंडियन रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ में एनआरई, एनआरओ और एसएनआरआर होता है। तो एबीडी वाला आंसर सही होगा, 3rd नंबर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मिस्टर डिल्ला, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो FCNRB कैन बी ए ओपन एज विच वन इज नॉट करेक्ट, सिंगल नेम अकाउंट बाय नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडियन नेशनलिटी, जॉइंट अकाउंट अदर नॉन रेजिडेंट इंडियन। देखिए जॉइंट अकाउंट जो है दूसरे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन के साथ खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो बी तो सही है। फिर जॉइंट अकाउंट परमानेंट सर्वाइवर अकाउंट विद रेजिडेंट कैन नॉट बी ओपन, सी गलत है। ठीक है, और अकाउंट इन नेम ऑफ ओवरसीज कॉर्पोरेट कैन नॉट बी ओपन। उसके बाद दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इसका सी। ठीक है, सी इसके गलत है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट फॉर्मर सर्वाइवर किसी भी रेजिडेंट इंडियन के साथ हम खुलवा सकते हैं FCNRB अकाउंट में। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों FCNR में कौन सा करेक्ट है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑल दैट। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब क्या होता है, तो एटलीस्ट 60% उसका होना चाहिए, 50% नहीं चलेगा, तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि ये में देखिए, ये में साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 50% लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। एटलीस्ट 60% तो होना चाहिए। ठीक है, और तो बी नंबर सही होगा इसका। ठीक है, फिर ओवरसीज कॉर्पोरेट बोरोइंग के बारे में ये क्या गलत है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट गलत है, तो दे आर नॉट अलाउड टू मेक फेस इन रेजिडेंट, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फैक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिटर्मिनेशन, ये लोग डिस्कस किया है दोस्तों। तो वो होता है हमारा जॉइंट ये फार्मर सर्वाइवर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुँचाइए हमारे वीडियोज़ को। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।